नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। ऑर्केस्ट्रा गर्ल से पिस्टल के बल पर रेप की कोशिश, पटना में जागरण के नाम पर बुलाया, कपड़े फाड़े, 6-7 लड़कों ने मारपीट भी की। बिहार में जल्द बदलेगा मौसम का मिजाज, तापमान में गिरावट आने से बढ़ेगी ठंड। फिलहाल गया सबसे ठंडा तो सीतामढ़ी रहा सबसे गर्म शहर। पीएमसीएच में 1 करोड़ 16 लाख का गबन, मरीजों का रजिस्ट्रेशन करने वाली एजेंसी 34 महीने का पैसा और डेटा लेकर भागी, संचालक पर एफआरआई दर्ज। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पटना में ऑर्केस्ट्रा दल के साथ रेप की कोशिश की गई, पिस्टल के बल पर उनके साथ अभद्रता और गंदी हरकतें की गई, उनके कपड़े भी फाड़े गए। इतना ही नहीं, मारपीट की। विरोध करने पर आरोपियों ने बाकी के पैसे भी नहीं दिए। दरअसल जिले के नौबतपुर में दूसरे राज्यों से छठ पूजा के अवसर पर जागरण कार्यक्रम करने के लिए ऑर्केस्ट्रा दल को बुलाया गया था, जहां सोमवार की रात मंचलों ने पिस्टल के बल पर रेप करने का प्रयास किया। इस घटना के बाद ऑर्केस्ट्रा संचालक ने नौबतपुर थाने में मंगलवार की देर रात मामला दर्ज कराया है। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। छठ पूजा के अवसर पर 31 अक्टूबर सोमवार की रात जागरण कार्यक्रम के लिए ऑर्केस्ट्रा दल को 30,000 में बुक किया गया था। नौबतपुर के नगवा गांव में कार्यक्रम था। इस संबंध में संयोजक मुकेश कुमार ने कहा कि नगवा निवासी संजय कुमार ने जागरण कार्यक्रम के लिए बुकिंग की थी। गांव आने पर संजय कुमार ने कहा कि गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, इसलिए नगवा के राइस मिल पर जागरण कार्यक्रम कीजिए। मना करने पर जबरन हथियार के बल पर सोमवार की रात राइस मिल पर कार्यक्रम कराया गया। ऑर्केस्ट्रा में आई लड़कियों ने बताया कि जागरण का झूठा बहाना कर हमें बुलाया गया था, मारपीट की गई। एक लड़की ने बताया कि 6-7 लड़कों ने उसे पकड़ लिया था, छेड़खानी कर रहे थे, बोल रहे थे रेप कर मर्डर करके फेंक देंगे, पता भी नहीं चलेगा। पीड़ितों ने बताया कि आरोपियों ने उन्हें नाखून और ब्लेड से नोच डाला। डांस के दौरान डांसर के साथ कुछ युवकों ने पिस्तल के बल पर रेप करने का भी प्रयास किया। इसका विरोध करने पर ऑर्केस्ट्रा दल के साथ मारपीट की गई और उनके कपड़े फाड़ दिए गए, जिसके बाद कार्यक्रम बंद करना पड़ा। सुबह में कार्यक्रम के बकाये 15,000 का भुगतान भी नहीं किया गया। नौबतपुर थानेदार रवि कुमार रहमान ने कहा कि संयोजक मुकेश कुमार की ओर से आवेदन मिला है, जांच कर कार्रवाई करेंगे। बिहार में ऑर्केस्ट्रा के बिना कोई भी कार्यक्रम अधूरा है। शादी हो या पार्टी, ऑर्केस्ट्रा तो आना ही चाहिए। यहां तक कि आजकल तो आस्था के नाम पर भी ऑर्केस्ट्रा में गंदा डांस परोसा जा रहा है। ऑर्केस्ट्रा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नया और बड़ा जरिया बन गया है। राजधानी के कई इलाके नाबालिग लड़कियों के शोषण के अड्डे बन रहे हैं। पटना के सिर्फ जक्कनपुर और अगमकुआ में ऐसी 1000 से ज्यादा लड़कियां हैं। इनमें से ज्यादातर नाबालिग है। किसी को नौकरी तो किसी को प्यार का झांसा देकर इस धंधे में धकेला गया है। इन्हें पढ़ाई और रिश्तेदार बताकर किराए के मकान में रखा जाता है। उन्होंने यौन शोषण की प्राथमिकी भी थाने में दर्ज कराई है। मीडिया ने ऑर्केस्ट्रा में काम कर रही लड़कियों के साथ बात की तो सभी की हैरान करने वाली कहानी सामने आई। बिहार में मौसम अब कभी भी करवट लेने वाला है। मौसम विभाग की माने तो पूरे राज्य भर में उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव है। इसका प्रभाव अगले 5 दिनों तक रहने की संभावना है। ऐसे में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। ऐसा ही मौसम रहने की वजह से सुबह और शाम में हल्की ठंड का एहसास होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार यानी 6 नवंबर के बाद मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल सकता है। तापमान में कई डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। छठ पूजा के बाद मौसम थोड़ा गर्म रहा है। बीते दिन मंगलवार को पटना का न्यूनतम तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंगलवार को गया सबसे ठंडा रहा। यहां सबसे कम 16 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं मंगलवार को ही सीतामढ़ी सबसे गर्म रहा। यहां का तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आपको बता दें कि मौसम में बदलाव होने के कारण सर्दी, खांसी और बुखार होने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में मौसम के इस बदलते दौर में लोगों को अपनी तबीयत का भी ख्याल रखना बेहद ही जरूरी हो जाता है।
डॉक्टरों के अनुसार इस बदलते मौसम में रहन सहन और खान पान में बदलाव की सलाह दी जाती है। उनका कहना है कि मौसम के इस बदलते दौर में इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिसके कारण से सर्दी, खांसी और जुकाम होना आम बात है। ऐसे में लोगों को अपने रहन सहन का, खान पान का खास ध्यान रखना चाहिए। बिहार में सबसे बड़े हॉस्पिटल में सरकारी रुपयों का गबन हुआ है। 1,16,92,828 रुपये जिन्हें सरकारी खजाने में जमा किए जाना था, उसे प्राइवेट कंपनी अपने पास ही रखती चली गई। जिस कंपनी के ऊपर रुपयों के गबन का आरोप लगा है, उस कंपनी को पीएमसीएच में वहां इलाज के लिए आने वाले मरीजों से रजिस्ट्रेशन फी वसूलने की जिम्मेवारी दी गई थी। मगर पिछले 3 सालों से कंपनी ने रजिस्ट्रेशन की फी के रुपयों को सरकारी खाते में जमा ही नहीं कराया। जब इस बात की जानकारी पीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन को हुई तो फिर हड़कंप मच गया। पटना में डाक बंगला चौराहा के पास फ्रेजर रोड में नारायण पैलेस है। इस बिल्डिंग में आरजे सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम नाम की एक प्राइवेट कंपनी की ऑफिस है। इस कंपनी को पीएमसीएच में मरीजों से रजिस्ट्रेशन की फीस लेने की जिम्मेवारी मिली थी। आरोप है कि जुलाई 2017 से मई 2020 तक रजिस्ट्रेशन फी वसूल किए, मगर डेली जमा किए जाने वाले रुपयों को सरकारी खाते में जमा नहीं किया गया और न ही उससे जुड़े कागजात जमा किए गए। पीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बार बार गबन किए गए रुपयों को सरकार खाते में जमा किए जाने की बात कही गई, पर ऐसा नहीं हुआ। पीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंपनी के अधिकारी को सख्त हिदायत दी गई थी। रुपयों और उससे जुड़े कागजात को जमा करने के लिए उन्हें 12 अक्टूबर की अंतिम तारीख दी गई थी, लेकिन वो तारीख भी फेल हो गई, जिसके बाद पीएमसीएच के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर और प्रोफेसर इंद्रशेखर ठाकुर ने राजधानी के पीर बहौर थाना में 26 अक्टूबर को ही लिखित शिकायत की थी, जिसके आधार पर अब कंपनी के मालिक राकेश कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 और 409 के तहत एफआईआर नंबर 638/2022 दर्ज की गई है। पीर बहौर थाना की पुलिस ने केस की जांच शुरू कर दी है, साथ ही राकेश कुमार को तलाश कर रही है। राजस्थान में नवंबर और दिसंबर महीने में 1 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के बिजली के बिल बढ़कर आ सकते हैं। बिजली कंपनियों यूजर से 3 महीने का 21 पैसे सरचार्ज वसूलने जा रही है। साथ ही 2 महीने के बिजली बिल के बराबर एडवांस में सिक्योरिटी राशि की वसूली का अभियान फिर से जोर पकड़ेगा। इसके लिए बिजली डिस्कॉम ने चीफ इंजीनियर और सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर से लेकर एईएन लेवल तक टारगेट पूरे करने की सख्त हिदायत दे दी है। हालांकि टारगेट कितना है यह सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। तीनों बिजली कंपनियां जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ये चार्ज वसूलेगी। राजस्थान डिस्कॉम ने 27 अक्टूबर को फ्यूल सरचार्ज लगाने की घोषणा की थी। साल 2021-22 के 3rd क्वार्टर यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए उपभोक्ताओं पर 21 पैसे प्रति यूनिट की रेट से बिजली बिलों में राशि वसूल की जाएगी। इससे पहले साल 2021-22 के दूसरे क्वार्टर यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर में 24 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज वसूली बिजली उपभोक्ताओं से हुई, जबकि पहले क्वार्टर यानी कि अप्रैल, मई और जून में 33 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज के बिलों में वसूले गए। मिडिल क्लास घर का उदाहरण ले तो महीने में 350 यूनिट बिजली यूज होने पर उपभोक्ता को करीब 221 रुपये फ्यूल सरचार्ज अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के चुकाने होंगे। ज्यादा बिजली कंज्यूम होने पर उसी रेशियो में यह अमाउंट बढ़ता जाएगा। अनुमान के मुताबिक तीनों डिस्कॉम में 375 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं से वसूलेंगे। सामान्य तौर पर 150 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक का भार बिजली कंजप्शन के हिसाब से उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। इसके अलावा अडानी पावर कंपनी को महंगे कोयले की कीमत चुकाने के लिए 7 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से एडिशनल फ्यूल सरचार्ज भी लगा हुआ है, जो अगले 5 साल तक वसूला जाएगा। प्रदेश में 1 करोड़ 47 लाख कुल बिजली उपभोक्ता है। 15.70 लाख कृषि उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज नहीं लगेगा। हालांकि प्रदेश सरकार के मुताबिक सस्ती घरेलू बिजली के कारण 38.18 लाख परिवारों का बिजली का बिल शून्य हो चुका है। इसके अलावा मुख्यमंत्री किसान मंत्री ऊर्जा योजना में किसानों को हर महीने 1000 रुपये कृषि बिजली अनुदान यानी कि सब्सिडी देने से 7.85 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया है।
इस तरह 46,03,000 बीपीएल और कृषि बिल उपभोक्ताओं का फ्यूल चार्ज प्रदेश सरकार को उठाना होगा, लेकिन 1 करोड़ उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज देना ही होगा। यह बिल में जुड़कर आएगा। यह फ्यूल सरचार्ज साल 2012-13 से रेगुलरी 3 महीने के आधार पर बिजली बिलों के जरिए वसूल किया जा रहा है। बिजली डिस्कॉम के प्रपोजल के बाद आने वाले महीनों में RERC जो कि फ्यूल सरचार्ज तय करेगा, उसी आधार पर ज्यादा या कम वसूली होगी। अभी साल 2021 के अक्टूबर से दिसंबर तक का फ्यूल सरचार्ज वसूलने का फैसला हुआ है। साल 2022 का नवंबर महीना चल रहा है। 1 साल का फ्यूल सरचार्ज पेंडिंग चल रहा है, जो आगे आने वाले महीनों में बिजली उपभोक्ताओं को झटका देता रहेगा। हर 2-3 महीने में बिजली बिल बढ़कर आते रहेंगे, क्योंकि बिलों में पिछली बिजली खपत के आधार पर फ्यूल सरचार्ज की वसूली होती रहेगी। बिजली डिस्कॉम बिजली सप्लाई के लिए अलग अलग सोर्सेस से राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की ओर से तय की गई फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट के रेट पर बिजली खरीदता है। कमीशन की ओर से तय रेट पर बिजली कंज्यूमर की कैटेगरी के हिसाब से चार्ज की वसूली की जाती है। फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी, टैक्स और सरचार्ज के रेट में बदलाव, रेल और माल भाड़े में बढ़ोतरी के कारण बिजली प्रोडक्शन की रेट में बदलाव होता रहता है। अलग अलग बिजली प्रोडक्शन सेंटर या पावर प्लांट से वास्तविक प्रोडक्ट लागत के मुताबिक बिजली की वेरिएबल कॉस्ट बाद में मिलती है, जिसकी वसूली बिजली उपभोक्ताओं से बाद में की जाती है। यह फ्यूल सरचार्ज उपभोक्ता के बिजली कंपनी अकाउंट में जमा रहता है। जब तक कनेक्शन नहीं कटवाया जाता है, तब तक ये पैसा वापस नहीं मिलता है, लेकिन साल में एक बार इस पर बैंक की ब्याज दर के हिसाब से ब्याज उपभोक्ता को मिलता है, जो उसके किसी बिजली बिल में जोड़कर बिल अमाउंट को कम कर दिया जाता है। सिक्योरिटी राशि के डिमांड नोट भी अलग अलग भेजे जा रहे हैं। जिनसे पहले डिमांड नोट भेजे गए और पैसा जमा नहीं हुआ, उन्हें रिमाइंडर के लिए दोबारा टाइम बाउंड नोटिस चेतावनी के साथ दिया जाएगा। 2 महीने के बिलों के बराबर एडवांस सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराने के लिए डिमांड नोट भेजकर रेवेन्यू वसूली अभियान फिर से तेज की जाएगी। जयपुर डिस्कॉम एमडी अजित कुमार सक्सेना ने तो रिव्यू बैठक से लेकर सभी सर्किल सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और संभागीय चीफ इंजीनियर को अगले 1 महीने में रेवेन्यू वसूली में सुधार लाने, वरना काम में लापरवाही बरतने वाले इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए हैं। अजमेर में एक 22 साल की युवती को घर से बुलाकर होटल में ले जाकर बंधक बनाया गया। गैंगरेप और मारपीट के बाद बेसुध हालात में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने गैंगरेप, मारपीट और हत्या के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रिपोर्ट में मृतका के भाई ने बताया कि 27 की रात को बहन को ले गए थे। 28 की सुबह 8 बजे हॉस्पिटल में भर्ती होने की सूचना मिली। वहां जाकर देखा तो पता चला कि उसके साथ मारपीट की गई, गैंगरेप हुआ। तभी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। 4 दिन इलाज के बाद 1 नवंबर को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतका का मेडिकल करवा लिया था। युवती की मौत से गुस्साए समाज के लोगों ने 11 बजे बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे। समाज के नेता नौरतमल डेंडवाल ने आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक शव नहीं उठाने की घोषणा कर दी। सीओ छवि शर्मा ने उन्हें आरोपी को गिरफ्तार करने की सूचना दी। उसके बाद शव लेने पर सहमति बन सकी। समाज के लोग यह भी आरोप लगाया कि हिस्ट्री शीटर श्यामू आए दिन जबरन उठाकर ले जाता था, उसके साथ गैंगरेप किया और पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। समाज के लोगों का कहना रहा कि युवती के शरीर पर कई जगह चोट के निशान है और उसे निर्ममता से पीटा भी गया है। बाद में अस्पताल में भर्ती कराकर वो लोग फरार हो गए। पुलिस ने मामले में ट्रांबा स्टेशन से डिगनी चौक तक की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाले हैं। गिरफ्तार आरोपी श्यामलाल से पूछताछ की जा रही है कि वारदात में कौन कौन शामिल थे। प्रकरण में सीसीटीवी फुटेज और युवती के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल के आधार पर जांच की जा रही है। पीड़िता के पिता ने 28 क्लॉक टावर थाना पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया था कि 27 अक्टूबर की रात को बेटी को श्यामलाल डोंगरिया उर्फे श्यामा, जो कि 40 साल का है, उसने फोन करके ट्रांबे स्टेशन में बुलाया और उसे ठठेरा चौक होटल में ले जाकर जान से मारने की नीयत से मारपीट कर बंधक बना लिया। इससे उसकी बेटी बेसुध हो गई और जिसे उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा था।
इसके बाद पुलिस ने इस रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर पहले ही हत्या की कोशिश, मारपीट के कई मामले दर्ज हैं। क्लॉक टावर थाना प्रभारी महावीर प्रसाद शर्मा ने कहा कि पहले जानलेवा प्रयास का मामला दर्ज कराया गया था, मौत होने पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता का रेप संबंधित में मेडिकल कराया था। पुलिस मामले के हर पहलू पर जांच कर रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। रस्तोगी जब रैपिडो पे टाइम से पहले ऑफिस पहुंचने लगा तो अपने आप को एकदम टॉप मैनेजमेंट समझने लगा। चाय कैपुचिनो। क्या सर, टाइम है आने का? चलो। कैपेचिनो। ग्रीन टी। तो इतना भी झाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। ये रैपिडो है, लो प्राइस, कंफर्टेबल और क्विक। टाइम से पहुंचो एकदम आराम से। रैपिडो, बाइक वाली टैक्सी। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। क्या आप जानते हैं कि गायों पर भारत ही नहीं, विश्व के 40 देशों में भी डाक टिकट जारी हुए हैं। 30 देशों के नोट और सिक्कों पर गाय की तस्वीर छपी है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति के पास गायों से जुड़ी 35,000 वस्तुओं का कलेक्शन हो सकता है? इतना उन्हें समझने में आपको 2 दिन का वक्त लग जाएगा। जी हां, यह सही है। सरदार शहर के रवि प्रकाश लुनिया के पास गायों से जुड़ी अजब गजब की चीजों का संग्रह है जो आपको चकित कर देगा। इसके लिए उनका नाम बाकायदा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। रवि प्रकाश का जन्म 1980 में हुआ था। करीब 10 साल की उम्र में उन्हें कुछ ऐसी माचिस मिली जिस पर गाय की तस्वीर थी। उन्हें यह अच्छी लगी और वह इस तरह की और माचिस डिब्बियां जुटाने लगे। उनकी यह शुरुआत शौक बन चुकी थी। उसके बाद कुछ भारतीय नोट मिले जिन पर गाय की तस्वीरें थी। बस इसी के बाद उन्होंने गायों से जुड़ी वस्तुओं का संग्रह शुरू कर दिया और इसी के साथ गायों के प्रति उनका प्रेम बढ़ता गया। 1995 में रवि ने 15 साल की उम्र में दूध बेचने वाले के घर से 4 महीने की एक बछड़ी लाकर पाली थी जिसका नाम घोरी रखा था। उससे 2 गायों ने जन्म दिया। उसी से उनके पास आज 62 गाय है। 30 साल में वह गायों से जुड़ी 35,720 वस्तुओं का कलेक्शन कर चुका है। इसके अलावा उनके संग्रह में गायों के चित्रित पोस्टकार्ड, डाक टिकट, माचिस बॉक्स, सिक्के, मिट्टी, कास्ट, प्लास्टिक और धातु से निर्मित अनेक प्रकार की गाय और कृष्ण चित्र के वस्तुएं, गायों पर लिखा साहित्य, गायों के पहनने के विभिन्न आभूषण, श्री कृष्ण और गाय पर आधारित फिल्में, मारवाड़ी कथा और गानों की कैसेट, गाय की आकृति और चित्रों वाली अनेक वस्तुएं हैं। आमतौर पर माना जाता है कि गाय केवल भारत में ही पूजनीय है, लेकिन विश्व के 30 देश ऐसे हैं जिनकी करेंसी पर गाय की फोटो है। 40 देश ऐसे हैं जिन्होंने गायों पर डाक टिकट भी जारी किया है। ये सभी करेंसी और डाक टिकट भी रवि के पास है। वो बताते हैं कि कई बार इन वस्तुओं को संग्रह में शामिल करने के लिए पैसे तक खर्च करने पड़ते हैं। कई वस्तुएं ऐसी है जो लोग उन्हें लेना चाहते हैं, लेकिन रवि किसी को ये नहीं देते। रवि अब इन सभी प्रदर्शनी लगाना चाहते हैं। वह इस दिशा में काम कर रहे हैं कि अलग अलग शहरों में इन वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाकर गायों का महत्व समझाया जाए। रवि ने गाय की वंशावली बना रखी है। वह गाय की जन्म तिथि से लेकर मृत्यु तक की तारीख एक रजिस्टर में लिखते हैं। इसके साथ ही उसके वंश का पूरा ब्यौरा लिखा गया है। उनके पास जो भी गाय आई उनका पूरा ब्यौरा ये लिखते रहते हैं। डूंगरपुर के दोवड़ा ब्लॉक के हथोई गांव में जर्जर हो चुके आंगनवाड़ी केंद्र की छत की पट्टी अचानक गिर गई। हादसे के समय केंद्र में 10 बच्चे और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और सहायिका मौजूद थी। सूचना पर सरपंच और पीईओ ने आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। हथाई पंचायत के सरपंच विजयपाल ने बताया कि मंगलवार को गांव के आंगनवाड़ी केंद्र में सुबह 11 बजे करीब 10 बच्चे और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुष्पा पाटीदार, आशा सहयोगिनी भानुमति वैष्णव और सहायिका तारा देवी मौजूद थे।
आंगनवाड़ी कर्मचारी अपने अपने काम में लगे थे और बच्चे पोषाहार खा रहे थे। इसी दौरान कमरे की छत की पट्टी अचानक गिर पड़ी। पट्टी गिरते ही आंगनवाड़ी केंद्र में मौजूद बच्चे और कर्मचारी घबरा गए। हादसे के बाद आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने सरपंच विजयपाल आहारी, पीडीओ पंकज वर्मा को सूचना दी। सूचना पर सरपंच और पीईओ ने आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इस मौके पर सरपंच विजयपाल ने बताया कि आंगनवाड़ी पूरी तरह से खंडहर अवस्था में है। केंद्र में 63 बच्चों का नामांकन दर्ज है। वहीं केंद्र पर गर्भवती महिलाएं भी आती रहती है। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना बनी रहती है। पीईओ पंकज वर्मा ने आंगनवाड़ी को स्कूल में शिफ्ट करने की बात कही। साथ ही नई आंगनवाड़ी केंद्र बनाने की चर्चा हुई है। डूंगरपुर प्रदेश के विशेष योगजन्य आयुक्त उमाशंकर शर्मा 5 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को डूंगरपुर पहुंचे। आयुक्त शर्मा ने विशेष योगजन्य आयुक्त आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत शहर के महावीर इंटरनेशनल संस्था परिसर में जन सुनवाई की। जन सुनवाई में आयुक्त शर्मा ने दिव्यांगों की समस्या सुनी। वहीं दिव्यांगों को ट्राइसिकल सहित अन्य जरूरी उपकरण भी बांटे। जन सुनवाई में दिव्यांगों ने मासिक पेंशन में बढ़ोतरी करने, जिले में विशेष योग्य जन सुगम्य पुनर्वास केंद्र खोलने, बैकलॉग भर्ती निकालने, चित्तौड़गढ़ की तर्ज पर इंदिरा रसोई का संचालन निष्कर्ता जनों को देने, सरकार की नियमित और संविदा भर्तियों में 4% आरक्षण देने, व्यावसायिक प्रशिक्षण देने, व्यवसाय के लिए लोन प्रक्रिया को सरल करने के सहित अन्य मांगे आयुक्त शर्मा के सामने रखी। शर्मा ने उनकी समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान आयुक्त शर्मा ने दिव्यांगों को आवश्यक उपकरण भी बांटे। विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 5 नवंबर तक जिले की 12 तहसीलों में आयुक्त उमाशंकर शर्मा द्वारा जन सुनवाई की जाएगी। धौलपुर के सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र से 29 अक्टूबर को घर से भागी महिला को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। महिला का मेडिकल होने के बाद कोर्ट में बयान दर्ज कराए जाएंगे। महिला के बयान होने के बाद ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी यशपाल सिंह ने बताया कि 29 अक्टूबर को एक युवक ने थाने में मामला दर्ज कराया था कि उसकी पत्नी घर से भाग गई है, जो अपने साथ गहने और कुछ रुपये भी ले गई है। पीड़ित ने बसेड़ी के एक युवक पर शक जताते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला के गायब होने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद पुलिस को महिला के बसेड़ी इलाके में होने की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर पुलिस ने महिला को डिटेन कर लिया। मामले को लेकर थाना प्रभारी ने बताया कि डिटेन की गई महिला के मेडिकल कराने के बाद उसके कोर्ट में बयान दर्ज कराए जाएंगे, जिसके बयान होने के बाद मामले में आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि महिला के बयान होने के बाद ही आरोपी को गिरफ्तार भी की जाएगी। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना क्षेत्र के 47 SSW गांव में पानी की बोरी का लेकर 2 पक्षों में हुए विवाद में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। झगड़े के दौरान एक पक्ष ने बुजुर्ग के सिर में कस्सी से वार किया, जिससे इसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं मृतक के बेटे का इलाज जिला अस्पताल में अभी भी जारी है। किसी पुरानी जमीन रंजिश को लेकर काफी समय से दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। पीलीबंगा थाना प्रभारी CI विजय मीणा ने बताया कि सतवंत सिंह प्रीतम सिंह, जो कि निवासी वार्ड 1 कालीबंग, ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि मेरे चाचा भरपूर सिंह के साथ जमीन के बंटवारे को लेकर रंजिश थी। मेरे पिता प्रीतम सिंह, भाई बेअंत सिंह और सतवंत सिंह खेत में चक 47 SSW में पानी की बारी शाम 6 बजे से 6:52 तक लगाने गए थे। खेत का पानी संदीप सिंह, भरपूर सिंह, जगप्रीत सिंह, मनदीप सिंह ने बीच में तोड़ दिया। मेरे पिता और भाई ने मना किया तो मुलजिमान ने एक राय होकर मेरे पिता के साथ मारपीट शुरू कर दी। मृतक के बेटे ने पुलिस को बताया कि संदीप के पिता के सिर में कस्सी से चोट मारी और बाकी सभी मुलजिमानों ने पकड़ लिया। मेरा भाई छुड़ाने लगा तो अन्य आरोपियों ने उसके साथ भी कस्सियों से मारपीट की। मेरे शोर करने पर आरोपी भाग गए। फिर गाड़ी से अपने पिता और भाई को सरकारी अस्पताल हनुमानगढ़ में भर्ती करवाया। गंभीर चोटों की वजह से पिता की हालत गंभीर होने के कारण बीकानेर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। वहीं भाई बेअंत सिंह का गवर्नमेंट अस्पताल हनुमानगढ़ टाउन में इलाज चल रहा है। मृतक के बेटे ने भरपूर सिंह, संदीप सिंह, जगप्रीत सिंह, मनदीप सिंह के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है। पीलीबंगा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं CI विजय मीणा ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार। भिगोना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, पर कौन बोला? रेसिपी फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा सी, थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा कुक्ड, थोड़ा रॉ, थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार, ताकि हर खाने वाले को याद रहे बनाने वाले का नाम। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले।